53 इयर्स विद डायबिटीज। तो शुगर की वजह से पेनिस में काफी सारी चेंजेस है, श्रिंकेज है, सिकुड़ापन है। शुगर एक्चुअली लिंग को बहुत बुरी तरह से खराब करती है। डायबिटीज आर्टरीज को खराब करती है, वेन्स को खराब करती है, नर्व्स को खराब करती है, साइज शेप को खराब करती है, इन्फेक्शन करती है, फेमोसिस करती है। तो डायबिटीज इज अ फिनाइल किलर। वैसे तो डायबिटीज सब खराब करके ऑर्गन्स को, पर पेनिस में बहुत ज्यादा डैमेजिंग करती है और इतना डैमेज हो जाता है कई बार कि विद मेडिकेशन नहीं रिकवर होता। और इन केसेस में फिनाइल इम्प्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डायबिटिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इम्प्लांट से साइज, गर्थ, लेंथ, टाइमिंग, हार्डनेस, इरेक्शंस, वीनस लीक, हर कुछ रिपेयर होता है। तो आज के पेशेंट 53 इयर्स के है, डायबिटिक है, डायबिटिक डिक बोलते हैं इसको, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और उसके लिए आज हम इनमें डिजिटेन मैल्यूबल फिनाइल इम्प्लांट लगाएंगे। सर्जरी विल बी अराउंड 20 मिनट्स। डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जितने भी प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो हम फॉलो करेंगे, चाहे वो सर्जिकल टेक्निक हो, चाहे वो ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट्स हो, हमारा हेपा फिल्टर्स हो या एंटीबायोटिक्स हो। तो लेट्स स्टार्ट द केस। इरेक्शन आएगा बट देयर इज नो ब्लड सप्लाई एट ऑल। तो दिस इज सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और स्ट्रगल होने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि जितना, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जो पिनाइल इम्प्लांट है वो लास्ट स्टेज में आके, बिल्कुल डेड पेनिस में पिनाइल इम्प्लांट करने का लॉजिक नहीं है। इम्प्लांट टाइमली करना अच्छा है, बिकॉज उससे जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल खत्म नहीं होती है, प्रिजर्व रहती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रोग्रेशन रुक जाती है। जैसे इस केस में ये बिल्कुल एंड स्टेज है, दिस इज लास्ट स्टेज, इसके आगे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइम में क्या होगा, इम्प्लांट करने के बाद हम काफी लेंथ गर्थ ले पाएंगे, बट इम्प्लांट के बाद का इरेक्शन शायद नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ब्लड सप्लाई काफी डैमेज्ड है। लेट्स स्टार्ट। दो तो कंप्लीटली ब्लडलेस पेनिस है, देयर इज नो ब्लीडिंग एट ऑल। इट्स वेरी पुअर ब्लड सप्लाई। एंड दिस पुअर ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्लड सप्लाई रहती है तो इम्प्लांट तो डलता है आराम से, बिगड़ साइज में डलता है, बट इफ देयर इज ब्लड सप्लाई तो पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट को इरेक्शंस आते हैं। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज, ब्लड सप्लाई इज वेरी डेफिशिएंट और इस कारण से इनको आफ्टर सर्जरी इरेक्शंस का चांस कम है। इवन तो इम्प्रूव होता है, जैसे अभी हम डायलेट करेंगे, टिश्यूज को डिस्टर्ब करेंगे तो काफी लोगों में ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है, बट वी विल हैव टू वेट। और इसलिए इनका जो पोस्ट ऑप कोर्स है, पोस्ट ऑप कोर्स और डिफरेंट रहेगा, बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिवली इवन आफ्टर द इम्प्लांट ही विल रिक्वायर पिनाइल रिहैब, जिसमें हम लोग पंपिंग, लोडोस टडालाफिल, टीआरटी प्रेफर करते हैं, जिस कारण से सर्जरी के बाद कई बार ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months साइज इंप्रूवमेंट के अलावा इरेक्शंस भी चालू हो जाते हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी के बाद भी पेशेंट्स का फॉलोअप बहुत जरूरी है। कई पेशेंट्स को लगता है कि इम्प्लांट कराया उसके बाद वी आर डन, ऐसा नहीं है। इम्प्लांट के बाद भी, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स या फॉलोअप्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं और जिससे पेशेंट्स को बेटर रिजल्ट मिलता है। तो अभी हमने कॉर्पोरा खोल दिया है। कॉर्पोरा खोल के अंदर जो टिश्यूज है बहुत हार्ड है, बहुत प्लास्टिकी है। और इसमें हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं नॉर्मल रेगुलर इम्प्लांट से, वो डिफरेंट ये है कि जो डायसेक्शन है इसके अंदर, जो हम इसके अंदर जो रास्ता बनाएंगे उसके लिए हमें शार्प नाइफ यूज करना पड़ेगा। डायलेटर से ये रास्ता जो है ये मुश्किल ही बनेगा। अब दिस इज दी स्पेकुलम और स्क्रैच टेक्निक, जो डॉक्टर पेरेटो की टेक्निक है, जो हम यूज करेंगे हमारे जो फाइब्रोज कॉर्पोरा में थोड़ा स्पेस इंप्रूवमेंट के लिए, स्पेस बढ़ाने के लिए। तो ये शार्प डिसेक्शन का तरीका है जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम इसके अंदर थोड़ा सा बेटर साइज इम्प्लांट का डाल पाए, क्योंकि जो हम साइज अचीव कर जाएंगे ऑन टेबल वही पेशेंट के साथ लाइफ लॉन्ग बेस लाइन रहेगा। बारह, 5 और 12, 17, ठीक है। तो हमें इंश्योर करना है कि दोनों के दोनों कॉर्पोरा अलग अलग है, दोनों कॉर्पोरा इक्वल है। तो इसे फुटबॉल साइन बोलते हैं, कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास 2 कॉर्पोरा है जो अलग अलग है। तो ये रिजिकॉन रिजिटेन इम्प्लांट है और ये मैलेबल इम्प्लांट है। इसकी कुछ खूबियां है, जैसे इसकी बैलेंस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, हाइड्रोफिलिक कोटिंग, बहुत अच्छा हिंज है, लाइफ लॉन्ग वारंटी है। एंड दिस इज इम्प्लांट आई प्रेफर फॉर माय पेशेंट्स, बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म जो है मरीजों में बेनिफिट रहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि खराब नहीं होता है, सालों साल चलता है। और इसमें साइजिंग ऑप्शन बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसमें साइज 9 यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस, बट अगर इसमें साइज 10, 11, 12, 13, 14, मतलब हमें हर 1 सेंटीमीटर पे इसमें साइज मिल जाता है, जो कि बाकी किसी भी मैलेबल इम्प्लांट में पॉसिबिलिटी नहीं है। आई एम
नॉट अगेंस्ट एनी अदर इम्प्लांट, टैक्ट्रा भी हम यूज करते हैं, बट स्पेशली इन फाइब्रोसिस वाले केसेस जहाँ बहुत ज्यादा हार्डनेस है, जहाँ पेनिस बहुत ज्यादा थिकंड है, वहाँ पर ये इम्प्लांट थोड़ा बेटर इसलिए भी रहता है बिकॉज इस इम्प्लांट पे हाइड्रोफिलिक कोटिंग है। अभी जब इसको हम एंटीबायोटिक में डिप करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, और इस कारण से इसको मुश्किल टिश्यूज में डालना कंपैरेटिवली मच इजियर है, लेस ट्रोमेटिक है। जितना सर्जन स्ट्रगल करेगा सर्जरी में उतना पेशेंट स्ट्रगल करेगा रिकवरी में, इसलिए जितनी सर्जरी बिना स्ट्रगल के क्विकली हो जाए उतना पेशेंट की रिकवरी भी कंपैरेटिवली फास्टर होती है। इसको हम एंटीबायोटिक से कोट करेंगे और इससे पेशेंट का डायबिटिक पेशेंट स्पेसिफिकली डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इन्फेक्शन, तो इसलिए अगर आप डायबिटिक है तो आपका सबसे बड़ा रिस्क है वो इन्फेक्शन का है। और इन्फेक्शन कब होता है? जब आप पे इम्प्लांट पे कोटिंग ना हो। तो टैक्ट्रा और रिजिटेन में फर्क ये है कि टैक्ट्रा में एंटीबायोटिक कोटिंग नहीं है, हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है, जबकि रिजिटेन में हाइड्रोफिलिक कोटिंग है। आज के दिन मार्केट में द ओनली मेलेबल इम्प्लांट जिसके अंदर एंटीबायोटिक कोटिंग है वो रिजिटेन है। उसका एडवांटेज मिलता है डायबिटिक मरीजों में कि जब एंटीबायोटिक कोटिंग की वजह से इन्फेक्शन रेट्स डायबिटीज वाले पेशेंट्स में बहुत 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 लो है और वो नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जब भी अगर आप डायबिटिक है और आप मेलेबल इम्प्लांट के लिए जाना चाहते हैं, रिजिटेन एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप देखेंगे किस तरीके से बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफिलिक कोटिंग इम्प्लांट बहुत स्मूथली स्लाइड होता है और इतने मुश्किल पेनिस में, इतने मुश्किल टिश्यूज के अंदर भी ये इम्प्लांट आराम से बैठ जाता है। तो आप खुद देखेंगे कि इम्प्लांट अपनी लोकेशन में है, ग्लांस हेल्दी है, ग्लांस में बिकॉज ऑफ डाइसेक्शन कोई इंजरी नहीं है और द पेशेंट विल गेट अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, हार्डनेस एंड अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो इम्प्लांट है ये ग्लांस में सही से फिट बैठे, बिकॉज ये ग्लांस से ही बाद में टाइमिंग मैनेज होता है। तो कई बार अगर ये इम्प्लांट ग्लांस में नहीं है, ग्लांस के नीचे है, तो उस केसेस में एक तो हाइपर मोबिलिटी का प्रॉब्लम है ही, ग्लांस फ्लॉपी ग्लांस का प्रॉब्लम है ही, अदर प्रॉब्लम जो आती है वह टाइमिंग की। इसलिए इम्प्लांट मिड ग्लांस तक जाए ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सर्जन में देख रहा हूँ आजकल मेरा पेशेंट आता है फॉलोअप के लिए, रिवीजन के लिए, कई और से सर्जन ग्लांस में आगे जाते ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि सर्जन कहते हैं कि ग्लांस में जाएंगे परफोरेशन होगा, इस कारण से ग्लांस में मेहनत करते ही नहीं है। जबकि इम्प्लांट सिर्फ पेनिस में रॉड फिट करने को नहीं बोलते, आपको प्रॉपरली अपनी स्पेसेस डेवलप करनी पड़ती है ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिजल्ट मिले। तो ग्लांस जाना जो है वो बहुत 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 जरूरी है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी में, जैसे और स्पेशली इन पेशेंट्स में जहाँ पर डायबिटीज, और ये ग्लांस की जो स्पेस डेवलपमेंट है ईजी भी नहीं है। इस पेशेंट में पूरे ग्लांस में फाइब्रोसिस था, तो मुश्किल से कोई शार्प डिसेक्शन था इसलिए डेवलप हुआ है। ये अगर आप डायलेटर से डेवलप करेंगे स्पेस, क्योंकि मोस्ट सर्जन्स डायलेटेशन सीखते हैं, ये हैगर्ड डायलेटर को यूज करते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो हैगर्ड डायलेटर जो ब्लंट डायलेटेशन फोर्स है उससे ये ग्लांस की स्पेस बनेगी भी नहीं। इसके लिए शार्प डिसेक्शन जरूरी है और शार्प डिसेक्शन करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। सर्जिकल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियली जरूरी है। इम्प्लांट प्लेस्ड है और हम टिश्यूज को क्लोज करेंगे। क्लोजर के अंदर भी हम कुछ स्पेसिफिक चीजें यूज करते हैं। हम इसके अंदर जो है नॉन फिलामेंट नॉन ब्रेडेड सूचर इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फेक्शन रेट्स कम हो। 4-0 करते हैं ताकि आपको सूचर बाद में फील ना हो। और ये भी जरूरी है कि आप जब उसको बंद करें तो जितनी कम टिश्यूज को हम सूचर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज जितना हम इसमें सूचरिंग में केयरफुल रहेंगे उतना ही चांसेस है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद थोड़ा ब्लड सप्लाई बचेगा। देखो टारगेट क्या है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी का? टारगेट पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी का ये नहीं है कि हमने पेनिस के, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी इज नॉट टू रिप्लेस द पेनाइल ब्लड वेसल्स विद इम्प्लांट, ये टारगेट नहीं है। कंफ्यूजन ये रहता है मरीजों को कि पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी का मतलब ये है कि हमने लिंक को रिप्लेस कर दिया। नहीं, हमने लिंक की ब्लड सप्लाई को ऑगमेंट और सप्लीमेंट करना है। जो ब्लड सप्लाई ऑलरेडी है, चाहे कितनी भी है, 10% 20% बची है, उसको बचाना है और उसकी बजाय हमें इम्प्लांट को जगह बनानी है। अगर हम अपने स्टेप्स के अंदर ब्लड सप्लाई को डैमेज कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी कम हो, तो एक्चुअली हम पेनिस का पोस्ट ऑपरेटिव इरेक्शन खत्म कर रहे हैं। और मरीजों को सर्जरी के बाद भी इरेक्शन पसंद है, इरेक्शन चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के बाद, इम्प्लांट लगाने के बाद भी एनगॉर्जमेंट हो, अराउजल हो, पेनिस में कुछ ब्लड चले, पेनिस वार्म रहे। अगर पेनिस में ब्लड सप्लाई पूरी ही उड़ा दी, आपने इतना डैमेज कर दिया ब्लड सप्लाई को कि पेनिस में इरेक्शन आ नहीं रहा, तो कोल्ड इरेक्शन बोलते हैं इसको, कि पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर पेनिस कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, गर्म होता ही नहीं है। और ये वार्म पेनिस की जो फीलिंग है, जो वेन्स की फीलिंग है, यही पेशेंट को एंजॉय कराती है। इसलिए इम्प्लांट सर्जरी में बहुत जरूरी है कि हम हर स्टेप वो फॉलो करें, चाहे वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो, करेक्ट साइजिंग हो, डायलिटेशन हो, क्लोजर हो, जिसमें जितना हम कम ब्लड सप्लाई को डैमेज करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये मैलेबल और इन्फ्लेटेबल की डिबेट तो चलती रहेगी। तो ये मैलेबल और इन्फ्लेटेबल की डिबेट चलती रहेगी। जितने भी आप इंटरनेशनल सर्जन्स को सुनेंगे वो बार बार इन्फ्लेटेबल, पंप 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 की बात करते रहेंगे। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंडिया में, और इतने सालों से मैलेबल करते हुए, हम वर्ल्ड का बिगेस्ट सेंटर है मैलेबल्स के लिए, और मैंने ये पाया है कि मैलेबल इम्प्लांट एक्चुअली एक बहुत अच्छा इम्प्लांट है। पेशेंट कंफर्ट लेवल्स को देखते हुए खराब नहीं होता,
इजी टू यूज है, पर मेलेबल इम्प्लांट को डालने के कुछ अपने ट्रिक्स है जो शायद इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट वाले सर्जन नहीं कर पाएंगे। तो जो सेंटर पे इन्फ्लेटेबल ज्यादा होते हैं इंटरनेशनली, तो कई बार मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हम मेलेबल के लिए चले जाए यूएस। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, पर ये बात ध्यान रखो कि जो सर्जन इन्फ्लेटेबल डाल रहा है रेगुलरली वो शायद मेलेबल में आपको उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाएगा। प्लस क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेलेबल में, तो पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपको बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे। तो मेलेबल्स के लिए चूज सेंटर जहाँ मेलेबल ज्यादा होता है, और मोस्टली आपको ऐसे सेंटर इंडिया में ही मिलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मेलेबल पूरे वर्ल्ड में शायद हमारी कंट्री में होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा मेलेबल शायद हमारे सेंटर पे होते हैं। बट डेफिनेटली जो बड़े लोग हैं वर्ल्ड में इन्फ्लेटेबल्स करने वाले बड़े सर्जन है, डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पेनिस बेटर है। बट दैट डज नॉट ऑलवेज मीन कि मेलेबल्स में वो बट हो सकता है मेलेबल प्रमोट भी ना करे। कई बार तो मैं आई पर्सनली नो मेनी सर्जन इंटरनेशनली जो मेलेबल के लिए साफ मना कर देते हैं कि हम डालेंगे ही नहीं, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ही मेलेबल को बहुत गाली पड़ती है। बट हमारा एक्सपीरियंस पिछले 10,000 इम्प्लांट्स में ओवर 7-8 ईयर्स तो यही है कि मेलेबल ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में मेलेबल ऑलमोस्ट कंपेरेबल है इन्फ्लेटेबल से, अगर बेटर ना हो। तो अगर आप मेलेबल इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि मेलेबल बहुत अच्छा नहीं है, सस्ता है, ऐसा नहीं है। आपको नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सिंपल चाहिए, अच्छा चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, मेंटेनेंस कम चाहिए, तो मेलेबल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो आर सर्जरी इज ओवर। थोड़ा इंसिजन हमारा थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो एक और है, ये आप देखेंगे बहुत कई सर्जन्स हैं इंटरनेशनल स्पेसिफिकली जो बोलते हैं कि देखो इतना बड़ा इंसिजन लगा दिया, पर आप समझिए यही फर्क है। जो मेलेबल सर्जन होगा उसको साइज इंक्रीमेंट करके देना है ऑन टेबल, इन्फ्लेटेबल को इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट डालना। तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट डालने के लिए छोटा इंसिजन काफी है क्योंकि इम्प्लांट कोलैप्स हो जाता है। मेलेबल कोई कोलैप्स नहीं होता, इसलिए मेलेबल का इंसिजन हमेशा थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि आपको इम्प्लांट को प्रॉपर्ली प्लेस करना है। तो बहुत से इंटरनेशनल सर्जन इसको अपने वीडियो में दिखाते हैं कि देखो सर्जन बड़ा है, वो मेलेबल करते नहीं है, इसलिए उनको आइडिया भी नहीं कि मेलेबल जाएगा कैसे। इसलिए मेलेबल इम्प्लांट में थोड़ा बड़ा रहता है, बट आप देखेंगे कि सर्जरी के बाद वो नॉर्मली बिल्कुल मिड लाइन में होता है, और इसको हम बहुत क्लोजली बंद करते हैं, इस कारण से बहुत ज्यादा स्कारिंग वगैरह होती नहीं है। पर एंड ऑफ द डे मैं 1 सेंटीमीटर छोटा इंसिजन के चक्कर में आपका लेंथ 1 इंच कम कर दूं, उससे बेटर है कि इंसिजन 1 सेंटीमीटर बड़ा लगा दे। कम से कम आपकी जो लेंथ है, जो आपको पोस्ट ऑपरेटिवली जिस चीज से आपको एक्चुअली इम्प्लांट का एंजॉयमेंट आएगा, हम उसको प्रिजर्व कर ले, उसको बेटर कर ले। तो मेरे को लगता है मिनिमली इन्वेजिव या स्मॉल इंसिजन करके कोई बहुत फायदा होना नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी या पेन, बट छोटे इंसिजन से आप डेफिनेटली पेनाइल लेंथ अपनी कुछ ना कुछ कम लूज करेंगे। कुछ छोटे इंसिजन से मेलेबल को बिठाना बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल में कई बार जो है साइज मिसमैच काफी कॉमन है। तो वी हैव फिनिश्ड Rigitan मेलेबल इन अ डायबिटिक पेशेंट। यूनिक था, डिफिकल्ट था, बट वी मैनेज टू डू इट इन 15 मिनट्स। तो एक्सपीरियंस में स्पीड बढ़ जाती है, एक्सपीरियंस में चीजें बेटर हो जाती है, बट एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली me, experience is also my team, my entire support staff plus patient pre optimization। तो हम कोशिश करते हैं डायबिटिक मरीज सर्जरी से पहले कंट्रोल्ड हो, शुगर कंट्रोल्ड रहे, देख लिया हो उनको, हम 2 महीने पहले से टेडालाफिल स्टार्ट कर देते हैं, फिनाइल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, मसाज स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण से ऑन टेबल हमें लेस स्ट्रगल करना पड़ता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला और फिर से बोल रहा हूँ कि जितना मैं टेबल पे स्ट्रगल करूंगा उतना पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली स्ट्रगल करेगा, साइजिंग को लेके, हार्डनेस को लेके, इरेक्शन को लेके। और जितना हम लोग ऑन टेबल कंफर्टेबली सर्जरी कर जाएंगे उतना ही पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट कंफर्टेबली रिकवर कर जाएगा। तो अगर आप भी अपने लिए पेनाइल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं और मेलेबल इम्प्लांट चाहते हैं, तो मेलेबल इम्प्लांट आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। ऑप्शन बहुत सारे आज के दिन, बट हमने सब इम्प्लांट यूज करके जो कुछ इम्प्लांट्स हम प्रेफर करते हैं उसमें सबसे पहला है Rigitan, दूसरा है इंडियन मेलेबल इम्प्लांट जहाँ पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी पुअर है या पेशेंट्स जो है वो हिंज नहीं चाह रहे हैं, और कुछ केसेस में जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा हार्डनेस चाहिए, पेशेंट का पेनिस बहुत ज्यादा कैपेशियस है, हम बहुत फाइब्रोसिस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो और पेशेंट की रिक्वेस्ट है, तो उन केसेस में हम टैक्टरा भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोलोप्लास्ट इम्प्लांट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ज़फायर के इम्प्लांट्स बहुत अच्छे नहीं है, प्रोमेडॉन के इम्प्लांट बेसिकली इंडियन इम्प्लांट ही है जो महंगे है, प्लस में सिल्वर कोर है जो टूट जाता है। तो अभी करंट के टाइम्स में टैक्टरा, Rigitan या इंडियन, ये 3 इम्प्लांट्स है, इनके बीच में कुछ चूज करना पड़ेगा। हर किसी इम्प्लांट के फायदे नुकसान है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चैनल से शेयर सब्सक्राइब। इम्प्लांट के बारे में ढूंढ रहे हैं तो जानकारी लेने के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।